बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर पूरे देश में काफ़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है। जहां से ये यात्रा निकल रही है वहां पे गर्मजोशी के साथ में स्वागत हो रहा है। ये स्वागत सिर्फ पदयात्रा के दौरान नहीं दिख रहा है, वरन रात्रि विश्राम भी जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वहां पे लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जिस तरह का हुजूम उनके कथा उनके प्रवचनों में देखने को मिलता है उस तरह का ही कमोबेश स्थिति है, उससे बढ़ चढ़ कर ही है, क्योंकि वो हिंदुओं को एकजुट करने निकले हैं। जात पात से ऊपर वो बात कर रहे हैं। जब ये यात्रा निकली बागेश्वर टू ओरछा 9 दिनों की यात्रा, इसमें जगह जगह राष्ट्र गान बजाए जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि राष्ट्रवाद पे बात होनी चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे जी हैं। प्रकाश जी, इस यात्रा पे काफ़ी चर्चा हो रही है और हिंदुओं को एकजुट करने की जो कोशिश है ये आपको किस दिशा में जाता दिख रहा है? देखिए, प्रयास तो बहुत ही उत्तम है और बागेश्वर धाम की बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री ऑलरेडी ये एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां वो हिंदुत्व की बात पूरे देश में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी करते आए हैं। वो निष्पक्ष होके और निडरता से हिंदुत्व की बात करते हैं। वो उनका एक फिलॉसफी बहुत अच्छा है कि हम किसी के धर्म में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, जो आता है उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं और उसी को लेके हिंदुत्व की विचारधारा को वो देश देश फैलाने का जो काम कर रहे हैं ये सराहनीय है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कथावाचकों की जो श्रेणी है उससे उस लीग से हट के थोड़ा सा वो काम कर रहे हैं। वो उनको आप एक समाज सुधारक के रूप से भी देख सकते हैं। वो बहुत से बच्चियों के बाल विवाह का विरोध भी उन्होंने किया है, कई ऐसी घटनाएं आई हैं। साथ ही साथ वो समाज को एक सुदृढ़ दिशा में ले जाने की, जो पथभ्रष्ट युवक हैं उन्हें भी सुदृढ़ दिशा में ले जाने की पहल करते हैं। और ये जो उनकी यात्रा है और जो देशभक्ति की भी इसमें एक जो ट्विस्ट आ रही है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान की बात अगर हो रही है तो ये एक राष्ट्रवाद की बात होती है और हिंदू धर्म की बात के साथ साथ हिंदुस्तान को कैसे एकजुट करके आगे ले जाना है, ये भी एक बड़ी इसमें बात निकल के सामने आ रही है। और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ युवाओं का खासा समर्थन, देखिए वो युवाओं के एक ये समझ लीजिए कि एक आदर्श के रूप में है। बहुत से लोग जो उनसे जुड़े हैं उसमें अधिकांशतः युवा और महिलाएं हैं। तो युवा और महिलाओं पे जो ये खासा उनकी बातों का जो एक प्रभाव पड़ता है, उसके कारण अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका संदेश जो है वो एक बहुत ही बड़े कैनवस में जाता है, बड़े वाइड एंगल में जाता है। प्रकाश जी, लेकिन भारत में जिस तरह से जात पात की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, आपको नहीं लगता कि इस जात पात की गहरी जड़ों को जिस तरह से वो खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े मुहिम पे निकले हुए वो? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो जात पात की जो एक जो दंश हमारे भारत देश को लगा है, ये अंग्रेजों के समय से लगा है। इसके पहले कभी जात पात की बात नहीं होती थी, ये वर्ण व्यवस्था थी हमारे देश में। जो व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में पारंगत है, निपुण है, वो उसके कार्य करता था। तो इसमें कहीं भेदभाव नहीं होता था। अगर भेदभाव होता तो रामायण काल में आपने देखा, महाभारत काल में देखा, पांडवों के साथ भी हर जाति वर्ग के लोग रहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ भी हर जाति वर्ग के लोग रहे। तो ये जाति वर्ग वर्ण व्यवस्था थी। इसे जाति व्यवस्था तो हमारे भारत को बांटने के लिए किया गया और दुर्भाग्य यह है कि बहुत से दल आज भी उसी चीज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे समाज सुधारक और हिंदुत्ववादी पुरुष अगर जातिवाद को तोड़ के इसकी जड़ों को पूरी तरह से खोखला करके और अगर हम सबको एक करने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को एक करने की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक धर्म, हिंदुत्व का मतलब जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है और इसी एजेंडे पर जो आगे बढ़ रहे हैं, ये सराहनीय कदम है और ये होना चाहिए। क्योंकि जात पात से ये जो नफरत फैलाई जाती है देश में और हमारे जहन में, ये एक बीज बोया गया है
जो कि बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती आई। लेकिन आज का जो युवक है वो बहुत जागरूक हो गया है, वो जात पात से ऊपर उठ के एक एक होके काम करने में ज्यादा बिलीव करता है, एक यूनिट की तरह। और मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं ये सराहनीय कदम है। चलिए, ये तो हो गई जात पात, जो एक प्रमुख मुद्दा जिसको लेकर चल रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। इसके अलावा धर्मांतरण का दंश जो है कई राज्य झेलते नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण पे काफ़ी राजनीति होती नजर आती है, लेकिन जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ आए थे और घर वापसी की थी कई लोगों की, तो वो जो मार्मिक तस्वीरें निकल के सामने आई थी, आपको नहीं लगता कि इस पे जो वो मुहिम को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, वो एक सही दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल होना ही चाहिए। देखिए, धर्मांतरण लोग अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। धर्मांतरण के पीछे के अगर आप कारण देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक षड्यंत्र नजर आएगा। ये षड्यंत्र कहाँ से आता है? ये षड्यंत्र पॉलिटिकल होता है। और बहुत से जो संगठन हैं, ये लोग गरीब लोगों का और सीधे साधे लोगों का एक लाभ उठाते हैं। उनकी मानसिकता पर ये अपना एक फोकस करके, उनके परिस्थितियों का उपयोग करके, या यूं कहे कि लाभ उठाकर उन्हें धर्मांतरण करने को कई जगह पे लालच दिया जाता है, कई जगह पे विवश किया जाता है, कई जगह पे उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। तो ये जो काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, अभी हाल ही में अक्टूबर में मेरी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया से मुलाकात हुई थी, वो भी उनका भी एजेंडा जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है वो भी वही कर रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्ववादी नेताओं की जो पहल है ये बहुत सराहनीय है। और मैं बोलता हूं कि धर्मांतरण हमेशा से ही रुकना चाहिए। धर्मांतरण का कोई बेस नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए, आपके पुरखे और आपके पूर्वज जिस धर्म का अनुसरण करते आए हैं, कहीं न कहीं आपके जीन्स में भी उस धर्म का एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है। और उसके बाद अगर आप किसी नए धर्म की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक समझौता होता है, कोई मजबूरी होती है या लालचवश होता है। लेकिन संतुष्टि की बात करें तो वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए धर्म धारण करने की वस्तु होती है। प्रभु श्री राम जी ने भी ये सिखाया है कि धर्म क्या है, तो धर्म आपका कर्म है। और कर्म जो है, जो आपके पूर्वजों ने सिखाया है, वही कर्म है और वही धर्म है। तो धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म को बदल के या किसी के प्रभाव में आकर अगर हम ऐसे कोई एक्टिविटी करते हैं तो इसका जो प्रभाव होता है हमने आज तो समझौता कर लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में उसके दुष्प्रभाव बहुत बड़े और व्यापक रूप से दिखते हैं। तो मैं ऐसे पहल का बहुत ही समर्थन करता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो लोग कर रहे हैं वो वाकई अनुकरणीय है। और मुझे लगता है कि युवाओं और महिलाओं का इसमें एक बहुत बड़ा समूह इनके साथ है। और हर व्यक्ति इनके क्योंकि देखिए, वो किसी के धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म की बात कर रहे हैं, वो अपने धर्म की बात कर रहे हैं। और उस धर्म के अंतर्गत जो जो चीजें होती हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि किसी का धर्म अच्छा है या बुरा है। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे धर्म के लोग हैं अपने धर्म का अनुसरण करें और उसके मार्ग पे आगे चलें। एक बात और कि आदिवासियों को लेकर जो बात करें कि भगवान राम के समय से हैं और उन पे जिस तरह से राजनीति होती नजर आती है, कभी उनको वनवासी कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि बीजेपी का रुख है आदिवासियों के प्रति कैसा है, इसको लेकर अलग अलग मंचों से कई सारे बयान निकल के सामने हैं। लेकिन वो आदिवासियों के मुद्दे पर भी काफी मुखर हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझना है कि आदिवासी क्या है। गांधी जी, आदिवासी का ये जो शब्द है ये आया है आदिकाल से। जो वनवासी थे वही आदिवासी मतलब क्या होता है? जो आदिकाल से है, जिसका कोई हमें पता ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। कहीं ये उल्लेख नहीं है कि आदिवासी एक सर्टेन टाइम पीरियड से हमारे देश में है। आदिवासी वो होता है जो आदिकाल से है, मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप समझिए कि युगों युगांतर से है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के त्रेता युग में जन्म लेने से पहले से आदिवासी है। तो वनवासी ही आदिवासी। और मैं आपको एक चीज अंकित करता हूं, आदिवासियों को हमारे हिंदू धर्म से अलग किया जा रहा है। ये बताया जाता है कि हिंदू धर्म के आप लोग नहीं है,
ये यही यही जो एक गलत धारणा उनके मन में पैदा कर जाती है, क्योंकि आदिवासी बहुत सीधा व्यक्ति होता है। आदिवासी ही हमारे संस्कृति, हमारे सनातनी धर्म को आज तक आगे बढ़ाया है। आप बताइए, तीर कमान आज आदिवासी चलाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और हमारे जितने हिंदू राजा हुए हैं सब तीर कमान चलाते थे। आज कोई शहर में तीर कमान चलाता है, लेकिन आदिवासी आज भी जंगलों में तीर कमान का यूज करते हैं, क्योंकि वो उनके पुरखों से उनको विरासत में मिला है वो ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है ये सनातनी ज्ञान है। पहले जब वनांचल क्षेत्रों में आश्रम हुआ करते थे, उन आश्रमों में आज भी जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत से आश्रम है, वहां पे आदिवासियों को शिक्षित किया जाता है। संस्कृत में उनको वैदिक शिक्षा दी जा रही है। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, ऐसे देश में कई आश्रम है। तो आदिवासियों ने ही हमारी धर्म सनातन सभ्यता को आज तक यूं कहिए कि जीवंत रखा है। आश्रमों में सबसे पहले वही जाते थे, वही शिक्षित होते थे, और उसके बाद से बहुत से राजकुमार आते थे आश्रमों में, जब उनके गुरुओं के साथ आते थे, जस्ट लाइक बोर्डिंग स्कूल्स। तो आदिवासियों को अलग करना हिंदू धर्म से ये पूरी तरह से एक एजेंडा है, और ये कहीं न कहीं एक सुनियोजित षड्यंत्र है। तोड़ने का काम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तमाम पहलू पे हमने चर्चा की, और इस 9 दिनों की पद यात्रा के दौरान हम समय समय पे अलग अलग विशेषज्ञों से इस पे राय लेते रहेंगे, बातचीत करते नजर आएंगे। आज हमारे साथ में यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे जी जुड़े हुए थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सादा न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।